लेकिन हम ईवीएम का विरोध करते हैं। हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्षधर हैं। जनगणना के कॉलम में बस एक रहेगा कि जाति आप ओबीसी से है कि एससी से है कि एसटी से है, उसमें आप किस बिरादरी से हैं। जनगणना तो ये कराना ही नहीं चाहते हैं। लालू जी आए तो टांग पे टांग रख के लोग बात करते हैं। तो सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, डीयू हो, जेएनयू हो, कहीं भी हो, आज भी सभी जाति सभी धर्म के लोग जो 90% है समान से नाम लेते हैं। और आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है तो उसका भी श्रेय पीछे से लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। 1934 में पहली बार अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराया था और हमारी पिछली सरकार और वर्तमान सरकार जनगणना कई बार करवा चुकी है। लेकिन जनगणना के कॉलम में बस एक रहेगा कि जाति आप ओबीसी से है कि एससी से है कि एसटी से है, उसमें आप किस बिरादरी से हैं। सरकार को इस कॉलम को जोड़ने में इतना परहेज है कि उन्हें पता है कि अगर हम इस कॉलम को जोड़ देते हैं तो भारत का सत्ता में एक भूचाल आ जाएगा। ये जो यादव, कुर्मी, कोयरी, पटेल, बनिया, ये जो लोग जितने हैं जिनको हम जात और धर्म के नाम पे बांटे हैं, ये अपना हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। जब ये हिस्सेदारी मांगने लगेंगे तो कमेरा का काम तो कमेरा करना छोड़ देगा। हम लुटेरा वर्ग को उसमें आना पड़ेगा कमेरा का काम करने के लिए। इसीलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो या इनकी अलायंस में जो भी सरकार है, वो हमारी ही अपनी सरकार क्यों ना हो, अगर वो साथ दे रहे हैं तो लुटेरा वर्ग में ही आते हैं। इसका अपवाद एक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है कि उन लुटेरे के साथ रह के भी जाति जनगणना करवाए थे। लेकिन जाति जनगणना का जो पहल हुआ था माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुआ था और तेजस्वी जी के साथ मैंने उसको संपन्न कराया गया। और कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप कोई भी प्रदेश जब आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं तो हम किस आधार पर आरक्षण देंगे। कोई पिछड़ापन का उसका आधार तो होना चाहिए, किस जाति के लोग कितना पिछड़े हैं। तो हमारे तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अलायंस में जनगणना भी हुआ और बाकायदे कितने लोग ओबीसी में कहाँ तक पढ़े हैं, कितनी इनकम, किसका कितना इनकम है, फॉरवर्डों की कितना इनकम है, उनकी परसेंटेज क्या है, सारे चीज़ दिया गया। लेकिन यही जब 65% रिजर्वेशन किया गया ओबीसी एससी एसटी के, तो हमारे हाई कोर्ट ने भी निरस्त किया और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। जबकि फॉरवर्डों की जहाँ तक बात आती है, जो 10% ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन दिया गया है वो असंवैधानिक है और पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमें इस बात से कहने में किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कुछ लोग जो बैठे हुए जज के कुर्सी पे है उनका मूल्यांकन सूक्ष्म नहीं होता है। कई बार यह कहा गया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो गया। तो भाई आप ईडब्ल्यूएस का 10% किस आधार पे 48 घंटा में हमारे पार्लियामेंट में जो पास किया जाते हैं आप उस पर हरी झंडी दिखा देते हैं। आप उसको रोकना चाहिए। जबकि पूर्व हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री बघेल साहब जी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिए थे, उसको भी रोक लिया गया। तो देखिए, हमारी लड़ाई सत्ता से होनी चाहिए और सत्ता में हमारे लोग तब आएंगे जब हमारे अपने लोग जाति धर्म के बात को छोड़ देंगे और हमारे जो जिस क्षेत्र में हो, ओबीसी एससी एसटी का नेता हो, मजबूत हो। ऐसा नहीं कि वो कमंडलधारी हो, मंडलधारी हो, मजबूत हो, हम उसी को जीता है। क्योंकि वो जीतेगा तो आपका बात करेगा, जब आपका बात करेगा तो यहाँ लोग भारे पड़ेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, कहीं हो सके इसका चेयरमैन भी जो अभी राजीव प्रताप रूढ़ी साहब है, कोई अपना बैकवर्ड समाज दलित समाज का होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। जनगणना तो कराना ही नहीं चाहते हैं। जिसका नीयत साफ होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी के भी साथ में रहे। लेकिन यहाँ तो नीयत साफ न कभी था, न आज है, न कल रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि ईवीएम का मामला है। आप बताइए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर आपका नीति इतना ही अच्छा है तो आप सभी पार्टी के लोग, अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ एक वक्ता बोले थे कि अगर हम जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है और हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। अखिलेश जी को माननीय मुलायम जी के शासनकाल में 35 सीटें मिली थी। उन्होंने इस बार पीडीए की बात की तो 37 सीट मिला है। उसके बाद भी अखिलेश जी कहे कि हम जीते हैं
अपने बल पे जीते हैं, लेकिन हम ईवीएम का विरोध करते हैं, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्षधर हैं। तो इस हिसाब से अगर हमारे नीतीश जी भी बोले, नीतीश जी कई बार बोले भी है, जितने भी नेता हैं अगर वो बोले, और खासकर जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया है खड़गे जी और राहुल जी, अगर वो लोग भी बोले कि नहीं अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में नामांकन नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि हमारी वाजिब हिस्सेदारी मिल पाएगी। क्योंकि देखिए एक कहावत है कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ इंसान जो बनाया हो उसमें छेड़छाड़ न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, तो आप बैलेट पेपर पे कराइए, पिछली भी सरकार कराई है, आप भी करवाइए, तो हम समझेंगे हाँ आप दमदार प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यहाँ अवधेश जी बैठे थे अयोध्या के सांसद जी, उन्होंने कहा कि वहाँ के जो चुनाव हुआ था उपचुनाव विधानसभा का, तो वहाँ पे किस हिसाब से मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता गया। और यूपी के इसके पहले भी जो इलेक्शन हुआ था वहाँ के तो सुनने में आया था, कई वीडियो भी थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग जा रहे थे वोट देने, उसको पुलिस डंडा से मार के खींच रही थी कि आप वोट नहीं देंगे, क्योंकि अखिलेश जी पहले ही डंका बजा चुके थे 37 सीट लाके। इन्हें डर था योगी जी को, खासकर मोदी जी को, कि उपचुनाव में अगर हमारी फजीयत होती है तो यूपी ही देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा तय करता है। तो अगर ये उपचुनाव में अच्छा खासा सीट ला देते हैं तो दिशा हमारी बदल जाएगी। मतलब गंगा सूरज पूरब से उगता ही था, ये लोग पश्चिम से उगा दिया है। अगर समाजवादियों की सीट बढ़ने लगती है, जो भी विचारधारा का, ऐसा नहीं कि हम माननीय मुलायम जी की ही बात कर रहे हैं, वो अखिलेश जी हैं और तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं, रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और स्टालिन साहब हैं, जो लोग भी हमारे बिजवल जी हैं, शरद पवार जी हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा से, इनको सीट मिलेगा। और हमें लगता है कि हमारी शासन प्रशासन में दमखम होगी। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा ब्यूरोक्रेसी में 1992 से तो लोग हमारे आए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें एलिगेशन लगा दिया था क्रिमिनल की। आप बताइए, जब बच्चा भी पैदा ही हुआ, जब हमारे समाज में भागीदारी की बात की गई, तो जब बच्चा पैदा ही हुआ तो आप उसको जात में बांट दिए कि ए ग्रेड में है तो क्रिमिनल में हो आ गया। अरे उसको 18-20 साल का होने दीजिए, थोड़ा सशक्त हो जाने दीजिए, उसके बाद जो लगाना होगा लगाइएगा। लेकिन आप तो अपने लिए नहीं लगाते हैं कि जज का बेटा ही जज बनेगा, वो भी कोलिजियम सिस्टम से। ये कहाँ का न्याय है जी? इसमें तो मेरिट ही नहीं। खैर, मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का कई बार जो निर्णय आया है, प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कोलिजियम सिस्टम को हटाने के लिए, लेकिन संघ परिवार के शायद हस्तक्षेप से कोलिजियम सिस्टम पे कोई क्या बोलता है कि नियम नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी डिसीजन दे, पार्लियामेंट अगर एक बार ठान लिया तो ठान लिया, वही नियम बनाएगा। और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट है, वो संविधान के संरक्षक होता है, संविधान बनाने वाला नहीं होता है। तो हमें लगता है कि जो एक पहल किया गया था एनडीए की सरकार से, देखिए कोई भी अगर हमारे लिए काम करता है तो हम उसका बुराई नहीं करते हैं, लेकिन संघ वाले, वही प्रधानमंत्री जी भी तो संघ के हैं, संघ वाले ने उसको पास नहीं होने दिया। और हमारे जो अपोजिशन के लीडर है, अगर एक बार चक्का जाम करते तो हमें लगता था कि कोलिजियम सिस्टम हट जाता। क्योंकि देखिए एक चीज़, हम जुडिशियरी का एक चीज़ हम बता रहे हैं, बिहार में जो चारा घोटाला हुआ, चारा घोटाला के असली चोर थे जगन्नाथ मिश्रा जी, लेकिन बदनाम कौन हुआ और बलि का बकरा कौन चढ़ा? माननीय लालू प्रसाद यादव जी। और देखिए कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल उन्होंने रहा, फुल मेजोरिटी में, मतलब अलायंस में ही था। तो वही कांग्रेस की सरकार लालू जी को चारा घोटाला से मुक्त नहीं की। जब बीजेपी की सरकार आई तो वही जगन्नाथ मिश्रा जी बरी हो गए, पहला चोर बरी, लेकिन दूसरा चोर जो कम चुराया होगा, जिनका साक्ष्य है कि जिन्होंने बहुजनों के लिए, यहाँ एक मान्यवर बोल रहे थे, कोई सही बोल रहे थे कि लालू जी आए तो टांग पे टांग रख के लोग बात करते हैं, तो सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। लालू जी ऐसे नेता है कि डीयू हो, जेएनयू हो, कहीं भी हो, आज भी सभी जाति सभी धर्म के लोग जो 90% है समान से लेते, नाम लेते हैं। और आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है तो उसका भी श्रेय पीछे से लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। नहीं तो जो है ना, ये जो लोग बैठे हुए अलायंस में,
वो अलग बात है, मेरे ही जाति से सम्राट चौधरी जी है, वो तो एक कठपुतली है। बीजेपी में कोई भी नेता कठपुतली है। इनको तो नीतीश जी को उठा के गंगा जी में फेंक देता था, लेकिन उसको पता है कि छोटका है नीतीश जी, छोटका भाई है, बड़का भाई लालू है, भतीजुआ भी तैयार हो गया है। भतीजुआ बोलता चाचा जो करना है कि हम खड़े हैं, तो इनकी धोती है ना गीला है बीजेपी के बिहार में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।